गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से वर्ण विचार के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करने चल रहे हैं, जिसमें 3 टॉपिक लेकर मैं आया हूं और तीनों को समझने की आवश्यकता है। उसे ध्यान से समझिए और अपने दिमाग के कंप्यूटर में सेट कर लीजिए। फर्स्ट टॉपिक हमारा है अल्पप्राण और महाप्राण व्यंजन। अल्पप्राण और महाप्राण व्यंजन। सेकंड टॉपिक है सघोष, या इसी को घोष भी बोलते हैं, सघोष और अघोष व्यंजन। और थर्ड टॉपिक है संयुक्त व्यंजन। तो आइए इनका अध्ययन हम प्रारंभ करते हैं। पहली बात, अल्पप्राण और महाप्राण की क्या है उसे जान लीजिए। डिफिनेशन थोड़ा सा समझिए। यद्यपि एग्जाम में तो पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको समझना आवश्यक है। देखिए, अल्पप्राण व्यंजन वे हैं जिनके उच्चारण में कम वायु लगे, कम समय लगे, कम वायु लगे। ठीक है, जिनमें कम वायु लगे। अरे भाई, कम वायु लगेगा तो समय भी कम लगेगा। अल्प का मतलब ही होता है थोड़ा। अल्प का मतलब क्या होता है? थोड़ा। तो जिनके उच्चारण में वायु कम लगे वे अल्प प्राण है। देखिए, प्राण से तात्पर्य यहाँ वायु से है। किससे है? वायु से है। ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा जाता है। ऑक्सीजन का एक नाम प्राणवायु भी है, जो हम हवा अंदर ले जाते हैं, बाहर निकालते हैं। ऑक्सीजन ही तो ऑब्जर्व करते हैं ना अंदर ले जाकर। तो ऑक्सीजन का एक नाम प्राणवायु है। प्राण से तात्पर्य यहाँ हवा से है। अल्प का मतलब थोड़ा। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम वायु की आवश्यकता होती है वे अल्प प्राण है, और जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक वायु की आवश्यकता होती है वे महाप्राण है। अब देखिए, अपने दिमाग के कंप्यूटर में अच्छे ढंग से सेट कर लीजिए। ये आपका व्यंजन, ये आपके व्यंजन वर्ण है। अब इन व्यंजन वर्णों को दिमाग में बैठा लीजिए, रट्टा मत लगाइए। देखिए, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण। तो 3 लेटर क्या हो गए? अल्पप्राण हो गए। इसी ढंग से सब में अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण। तो आप यह देखिए कि हर व्यंजन वर्णों का जो वर्ग है, स्पष्ट व्यंजनों का जो वर्ग है, उनमें पहला, तीसरा और पांचवा ये क्या है? अल्प प्राण है। क्या है? अल्प प्राण है। और दूसरा और चौथा ये क्या है? हर वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण क्या है? महाप्राण है। क्या है? महाप्राण है। ठीक, इतना तो क्लियर हो गया होगा। अल्पप्राण महाप्राण क्लियर हो गया ना। अब आगे देखिए, अभी स्पर्श व्यंजनों का हुआ है। यारा लावा ये अल्प प्राण है। क्या है? अल्प प्राण है। तीनों स और ह ये क्या है? महाप्राण है। इतना क्लियर हो गया। यारा लावा अल्प प्राण है और तीनों स और ह जो है महाप्राण है। ठीक है, आइए देखा जाए। तो अल्प प्राण महाप्राण यह शायद आपके समझ में आ गया होगा। भाई, अल्प प्राण मतलब जिनके उच्चारण में कम वायु की आवश्यकता हो अल्प प्राण, जिनके उच्चारण में अधिक वायु की आवश्यकता हो महाप्राण। अब देखिए, व्यंजन वर्णों में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये 5 वर्ग हैं। इनमें अल्पप्राण महाप्राण सीधे सीधे, पहला अल्प, दूसरा महा, तीसरा अल्प, चौथा महा, पांचवा अल्प। ठीक, इसी ढंग से आप निकाल लीजिए सबका। इसके अलावा 11 अलावा अल्प प्राण और तीनों स और ह महाप्राण। ठीक, ये समझ में आ गया होगा। अब अगले टॉपिक पर चलते हैं, सघोष और अघोष व्यंजन या घोष अघोष व्यंजन। तो होता क्या? घोष जिनका उच्चारण करते समय फेफड़े से निकलने वाली वायु स्वर तंत्रियों से घर्षण करके निकलती है। अरे, घोष का मतलब क्या है? गुंजित होना।
तो वायु स्वर तंत्रियों से घर्षण करके, फेफड़ों से निकलने वाली वायु स्वर तंत्रियों से घर्षण करके निकलती है, वही सघोष है। और जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय फेफड़े से निकलने वाली वायु स्वर तंत्रियों से घर्षण करके नहीं निकलती है, वे अघोष हैं। सीधी सीधी बात है कि जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों से निकलने वाली वायु जो है घर्षण करके निकलती है, गुंजित होकर निकलती है, वे सघोष या घोष हैं। और अघोष जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों से निकलने वाली वायु घर्षण करके नहीं निकलती है, गुंजित होकर नहीं निकलती है, वह सघोष है, सॉरी अघोष है। अरे भाई, जब गुंजित होकर निकले, घर्षण करके निकले, संघर्ष करके निकले, स्वर तंत्रियों से घर्षण करते हुए निकले, तो सघोष व्यंजन। और स्वर तंत्रियों से घर्षण करते हुए न निकले तो अघोष व्यंजन। अब इसमें करना क्या है, स्टार्टिंग के दो वर्ण, स्टार्टिंग के हर वर्गों के स्टार्टिंग के दो वर्ण क्या है, अघोष है। क्या है, अघोष है। इन्हीं हर वर्ग के प्रारंभ के दो वर्ण अघोष हैं। अब बाद के तीन वर्ण क्या है, सघोष है। बाद के तीन वर्ण क्या है, सघोष है। सघोष या घोष है, इसी को घोष भी कहते हैं, कंफ्यूजन ना होइएगा, ठीक, इसी को घोष भी कहते हैं। तो प्रारंभ के दो वर्ण, हर वर्गों के प्रारंभ के दो वर्ण क्या है, अघोष है। और हर वर्गों के बाद के तीन वर्ण क्या है, सघोष या घोष है। ठीक, इतना हो गया। इसके अलावा यारा लावा ह ए है सघोष। क्या है, सघोष है। तीनों स ए अघोष है। तीनों स क्या है, अघोष है। तीनों स क्या है, अघोष है। इतना समझ में आ गया होगा। यारा लावा है जो है सघोष है। ठीक, तो घोष अघोष भी आपको समझ में आ गया होगा, सघोष अघोष भी आपके समझ में आ गया होगा। हाँ, संयुक्त व्यंजन अक्सर आप लोग देखते हैं छोटी कक्षाओं में वर्णमाला के प्रारंभ अंत में छत्रंग लिखने की प्रथा है। वास्तव में ये संयुक्त व्यंजन है और अक्सर परीक्षाओं में यह पूछता है कि कौन सा व्यंजन किसके योग से बना है। जैसे छ है, किसके योग से बना है, तो इसमें क आधा है और स पूरा है। ठीक, अब त्र को यदि पूछा जाए किसके संयोग से बना है त्र, तो त इसमें आधा है, र पूरा है। यदि ज्ञ को पूछा जाए किसके संयोग से बना है, इसमें ज आधा है, इया पूरा है। और स्र पूछा जाए इसमें स आधा है और र पूरा है। इसे आप जानते रहिए, इसलिए कि विविध परीक्षाओं में इससे संबंधित बहुत से प्रश्न आ चुके हैं कि संयुक्त व्यंजन छ किन दो व्यंजनों के योग से बना है। बहुत डीप में जाएंगे तो हलंत इधर उधर कर देंगे, इसलिए ध्यान से बैठा लीजिए। यह छ जो है आधा का और मूर्धन्य स का संयुक्त रूप है। त्र में त आधा है, र पूरा है। ज्ञ में ज आधा है, इया पूरा है। और स्र में स आधा है, र पूरा है। इसे आप लोग अवश्य जानते रहिए, क्योंकि परीक्षाओं में है ना कि जो चीजें आप ध्यान नहीं देते हैं, जिन चीजों के भूलने की समस्या अधिक संभावना होती है, उन्हीं चीजों को परीक्षाओं में अधिक पूछा जाता है। क्योंकि जो परीक्षक है वह जानता है कि कौन सा विद्यार्थी कितनी गहनता से अध्ययन कर रहा है या कितनी गहनता से अध्ययन किया है, तो उन्हीं बिंदुओं को वह अधिक पूछता है जहां विद्यार्थियों के भ्रमित होने की संभावना अधिक होती है, या जो चीजें विद्यार्थी नहीं रट पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। देखिए, प्रतियोगी परीक्षा में वहाँ बेस्ट का सिलेक्शन करना है, गुड और बेटर का नहीं। इसलिए कुछ प्रश्न तो सामान्य होते हैं,
कुछ जटिल प्रश्न पूछे जाते हैं और उन जटिल प्रश्नों का उत्तर देने में जो सक्षम होता है चयन उसी का होता है। इसलिए जो सूक्ष्म चीजें हैं उन्हें भी आप जानिए और समझिए। तो आइए आज के टॉपिक को एक बार हम फिर से रिवाइज कर देते हैं। आज 3 टॉपिक लेकर हम चले थे, अल्प प्राण महाप्राण, सघोष अघोष या घोष अघोष और संयुक्त व्यंजन। अल्प प्राण मैंने बता दिया, अल्प मीन्स थोड़ा, प्राण मीन्स वायु। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय थोड़े वायु की आवश्यकता होती है, कम वायु की आवश्यकता होती है अल्प प्राण, जिनके उच्चारण में अधिक वायु की आवश्यकता होती है वे महाप्राण व्यंजन है। हर वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा वर्ण अल्प प्राण है, दूसरा और चौथा महाप्राण है। यारा ला व अल्प प्राण है, स और ह महाप्राण है। ठीक, अब सघोष अघोष या घोष अघोष क्या है इसको देखते हैं। तो जिनके उच्चारण करते समय या जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों से निकलने वाली वायु घर्षण करके निकलती है वही सघोष या घोष है। और जिनके उच्चारण करते समय निकलने वाली वायु स्वर तंत्रियों से घर्षण करके नहीं निकलती है वे अघोष हैं। तो स्टार्टिंग के 2 वर्ण यानी हर वर्ग के प्रारंभ के 2 वर्ण अघोष है और तीनों स ये अघोष है। और हर वर्ग के बाद के 3 वर्ण सघोष है और यारा लावा और ह ये भी सघोष है। यानी प्रारंभ के 2 वर्ण तीनों स अघोष और बाद के तीनों वर्ण और यारा लावा ह ए सघोष या घोष वर्ण है। ठीक, आइए संयुक्त व्यंजन पर चलते हैं। छत्रंग और स्र ये संयुक्त व्यंजन है। जो छ बनता है वो का और स के योग से बनता है, जो त्र बनता है त और र के संयोग से बनता है, जो ज्ञ है आधा ज और इया के संयोग से बनता है, जो स्र है वो स और र के संयोग से बनता है। इसमें जानते रहिए कौन व्यंजन आधा है और कौन पूरा है। इस छ में जो है छत्री वाले छ में का आधा है और मूर्ध स पूरा है, त्र में त आधा है र पूरा है, ज्ञ में ज आधा है इया पूरा है और स्र में जो है स आधा है र पूरा है। इस तरह से वर्ण विचार यह टॉपिक आज कंप्लीट हो गया। आप लोग इसका एक व्यवस्थित नोट्स बना लीजिएगा, अच्छे ढंग से अध्ययन करिए। इसके बाद हम लोग अब प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक संधि का अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।